नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच बातचीत करने के लिए, हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए जाने माने लेखक नरेंद्र कोहली जी मौजूद हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज पर आप पाठकों के और मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुए। इसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। नरेंद्र कोहली को हम सब जानते हैं। इनका परिचय देना, अगर मैं परिचय देना शुरू करूं तो 1 घंटे का समय उस परिचय में ही निकल जाएगा। क्यों? और वो परिचय शायद तब भी पूरा नहीं हो, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है और उन नए पाठकों के लिए ये बताना जरूरी है कि हिंदी में जिसको आजकल हम लोग अंग्रेजी में मिथक कथा लेखकों के रूप में जानते हैं, जिन्होंने शिव पे किताब लिखी, और देवदत्त पटनायक के कारण एक नई धारा अंग्रेजी में अभी शुरू हुई है, जिसको मिथक कथा लेखन कहते हैं। इस मिथक कथा लेखन की शुरुआत एक तरह से हिंदी में पुनराविष्कार उसका एक तरह से नरेंद्र कोहली जी ने किया। इनकी पहली किताब उस तरह की दीक्षा आई थी, फिर इन्होंने दीक्षा रामकथा पे थी, और 1975 में आई थी जब भारत में इमरजेंसी का दौर था। और कोहली जी ने उस समय उस भ्रष्टाचार और उस जनता जिस समय बहुत परेशान थी, उस समय उन्होंने राम को एक नए प्रतीक पुरुष के रूप में खड़ा किया। और मुझे याद है धर्मयुग में उसकी समीक्षा लिखी थी, तब रामदरस मिश्र जी ने लिखी थी, और उसको एक बेहतरीन उपन्यास के रूप में रेखांकित किया गया था उस समय। बाद में इन्होंने राम कथा की श्रृंखला लिखी, और फिर महासमर की श्रृंखला लिखी। महासमर भी 8 खंडों में है, महाभारत कथा को लेकर है। और उसके बाद इन्होंने आधुनिक भारत के जिस किरदार को अपने लेखन के लिए उठाया, वह किरदार स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद पे भी 6 या 7 तोड़ो कारा तोड़ो श्रृंखला की 6 या 7 पुस्तकें लिख चुके हैं, और अभी भी लिख रहे हैं। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद पर इन्होंने एक अलग से जीवनी नुमा उपन्यास लिखा है, स्वामी विवेकानंद के नाम से। और इस लेखन के अलावा भी बहुत विपुल लेखन है। मुझे याद आता है कि प्रेमचंद हम लोग पढ़ते थे तो प्रेमचंद पे कोहली जी की आलोचना पुस्तक पढ़ते थे। व्यंग इन्होंने इतना लिखा कि दर्जन भर से ऊपर इनकी व्यंग संग्रह हैं। कहानियां लिखी तो कहानियां भी कम से कम 8 या 9 या शायद 10 कहानी संग्रह कोहली जी के प्रकाशित हैं। संस्मरण लिखे, बहुत संस्मरणों की कई पुस्तकें हैं, जिसमें मुझे याद आता है एक नागार्जुन पे लिखा है इनका संस्मरण। मुझे संस्मरण पुस्तक खास तौर पे बहुत पसंद भी है, और मुझे याद भी है कि इन्होंने नागार्जुन से जुड़े हुए अपने प्रसंगों को लिखा था। कोहली जी को अपने लेखन के लिए अनेक बड़े शलाका सम्मान मिला, व्यास सम्मान मिला, और हाल में कुछ साल पहले पद्मश्री भी मिला। तो लगातार एक ऐसे समय में जब हिंदी में पाठक वर्ग बहुत सिमटता जा रहा था, नरेंद्र कोहली ने एक नया पाठक वर्ग खड़ा किया। गांव, छोटे शहरों में, कस्बों में हिंदी से लोगों को जोड़ा। मुझे याद है कि मैं सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जैसे बिहार के बहुत मुफस्सिल इलाकों में रहता था, तो लोग दुकान में, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दुकान, किताब की एक छोटी सी दुकान थी, एक आदमी भागा भागा साइकिल से आया और उसने पूछा कि महासमर का कोई नया खंड आया है क्या। मैं पढ़ता था, इंटर में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा ऐसी महासमर, ऐसी कौन सी किताब होगी जिसके लिए आदमी भागा भागा कहीं दूर गांव से आया था दुकान में पूछने कि उसका नया खंड। तो ये पाठकों, वास्तविक जो पाठक हैं, उसको नरेंद्र कोहली ने जोड़ने का काम किया, और अभी भी निरंतर रचनारत हैं। वरुण पुत्री के बाद उपन्यास इन्होंने उस मिथक कथा और पौराणिक कथाओं की सीरीज से भी एक अलग तरह की श्रृंखला शुरू की है। तो बातचीत की शुरुआत, सवालों की शुरुआत हम अब करना चाहेंगे, अगर आपकी अनुमति हो नरेंद्र कोहली जी, तो हम शुरू करें सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, आरंभ कीजिए। सबसे पहला सवाल सर रोहित कुमार का है। युवा छात्र रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। इनका सवाल है, वरुण पुत्री से चूंकि बातचीत, मैंने अपना परिचय आपका समाप्त किया था, तो इनका सवाल वरुण पुत्री से ही शुरू होता है कि वरुण पुत्री की रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। देखिए, मेरा छोटा पोता जी, अब इस वर्ष उसने 12वीं की परीक्षा दी है। वो पुस्तक नहीं पढ़ता, प्रिंट जिसको हम कहते हैं ना,
छपा हुआ कुछ नहीं पढ़ता था, और हमेशा कंप्यूटर और इस पर उस पर। लेकिन उसको मैंने देखा कि भाई वो किंडल लिए लेटा है, सुबह ही उठे, आंख खुले तो किंडल पढ़ रहा है। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या पढ़ रहा है, तो उसने मुझे बतलाया कि वो क्या पढ़ रहा है। मैंने पूछा इसमें विशेषता क्या है, तो उसने कहा कि विशेषता ये है कि किसी दूसरे ग्रह से एक व्यक्ति यदि इस ग्रह पे आ जाए और जी इस ग्रह के किसी व्यक्ति से, स्त्री या पुरुष से संबंध हो, तो उनकी जो संतान होगी उसमें कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। मैंने कहा अरे हमारे तो भीष्म वही है, गंगा कहाँ से आई किसी को पता नहीं, किसी ने कभी पूछा भी नहीं, और ये शांतनु का पुत्र यहाँ पैदा हुआ, गंगा चली गई, और जी। उसमें क्या क्या विशेष शक्तियां थी वो तो महाभारत बतलाती है। तो मैंने कहा कि इसमें तुमको इतना ग्रीक माइथोलॉजी का क्या लगता है, ये तो हमारे यहाँ भी बहुत है। मैं तुमको, तो ये पुस्तक वस्तुतः मैंने उसके लिए लिखी थी। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी अच्छी जानकारी आपने। इसी से जुड़ा हुआ सवाल अशोक शुक्ला जी का है, ये आपके पाठक हैं, और इन्होंने पूछा है कि आपकी अधिकतर रचनाएं धर्म और अध्यात्म पर लिखी गई हैं। हालांकि अधिकतर नहीं है, लेकिन इनका सवाल है कि अधिकतर रचनाएं धर्म और अध्यात्म पर लिखी गई हैं, लेकिन वरुण पुत्री की रचना लीक से हटकर है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब भी आपने आपके इसी जी जवाब में समाहित था। जी। अब अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा अपूर्व बिरमानी जौहरी जी का। अपूर्वा जौहरी ने आपसे दो सवाल पूछे हैं। इनका ये पूछती हैं कि हिंदी के सबसे जाने माने साहित्यकारों में आप एक हैं। तो दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, बड़ा कठिन सवाल है, कि आपको अपना कौन सा उपन्यास प्रिय है, और दूसरा सवाल है कि आप अपनी किस पुस्तक को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन सबसे प्रिय है और किसको आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? कृतियों में देखिए ये जब आप जानती हैं लेखक से पूछा जाता है कि आपको कौन सी कृति प्रिय है, तो ये उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रिय तो जो पुस्तक जिस समय लिखी गई उस समय वही सबसे अधिक प्रिय होती है। और जब समय बीतता जाता है तो पाठकों की इच्छा और राय या आकलन उन सबको मिला करके भी एक छवि पुस्तक की बनती है। और तब आपको लगता है कि अरे ये ज्यादा लोकप्रिय है, ये कम लोकप्रिय है, ये अच्छी है, यानी लेखक पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस दृष्टि से मैं किसी एक उपन्यास का नाम क्या लूं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई उपन्यास श्रृंखलाएं जो मुझसे पहले भी हैं, ऐसा नहीं है कि चंद्रकांता चंद्रकांता संतति इत्यादि हैं जो कि आपका पाठक उतना नहीं जानता। तो श्रृंखलाएं हैं और वो सारी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि इतने वर्षों तक, अब आप वर्ष बना लीजिए कितने हुए, 1975 में दीक्षा आई थी जैसे आपने कहा, तो वो पाठकों ने पढ़ी, पसंद की, और प्रकाशक को भी लगा कि ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए मुझे ना पाठकों की कमी रही ना प्रकाशकों की कमी रही। अब उसमें इतने वर्षों के अंतराल के बाद उनके ऊपर जो पाठकों ने जो राय दी उसका भी प्रभाव है। इसलिए मैं किसी एक का नाम ना लेके कहता हूँ ये श्रृंखलाएं जिनके नीचे मेरा बाकी लेखन दब गया। लोग समझते हैं कि मैंने और कुछ लिखा ही नहीं, जबकि जो समकालीन सामाजिक लेखन है वो भी मेरे हिसाब से काफी है। व्यंग्य बहुत है, निबंध है, कहानियां, सब कुछ है जैसे आपने बतलाया। लेकिन इनकी चर्चा के नीचे सब दब गया। ये इतना ज्यादा हुआ कि किसी पाठक से पूछो कि और कोई पुस्तक बताओ तो वो नाम उसको याद भी नहीं आएगा, लेकिन है। तो इस तरह से ये अब जो इतने वर्षों के बाद मैं कहूंगा तो मैं अपने मन की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पाठक के प्रभाव से ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई। मेरा सवाल भी इससे जुड़ा हुआ, अपूर्वा जौहरी जी के सवाल में मैं थोड़ा सा अपना भी एक सवाल जोड़ देता हूँ। वो हाँ सवाल ये कहिए। है कि दीक्षा के आने से पहले भी आप एक लेखक के रूप में जाने जाने जाते थे। आपके उपन्यास आ चुके थे, कहानियां आ चुकी थी, बहुत काफी लिख चुके थे। जी लेकिन दीक्षा ने आपके लेखन की एक दिशा बदल दी। तो इस लिहाज से आप दीक्षा को, आपने अचानक ये विषय राम कथा पर लिखने का उस समय आपको विचार कैसे आया?
ये बहुत 45 साल हो गए हैं, मेरी तो उम्र ही उतनी है, हमारे जन्म से मैं तो थोड़े थोड़े साल पहले पैदा हुआ था, 1 साल 2 साल पहले। तो ये अचानक से आपको अपनी, क्योंकि आपकी रचनात्मकता का एक नया मोड़ है दीक्षा, तो ये कहाँ से आपके अंदर ये विचार आया कि राम कथा को आधार बनाकर दीक्षा लिखना चाहिए? देखिए, राम कथा जो है, आप जानते हैं कि हालांकि हम उस तरह से हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं थे, जी, पंजाब से हैं, लेकिन राम कथा सबके घरों में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, हर भाषा में। जैसे जसवंत सिंह पंजाबी में भी राम कथा लिख गए, हिंदी में हमने पढ़ी ही पढ़ी, संस्कृत में वाल्मीकि हैं इत्यादि। तो मन में मैं ये मानता हूँ कि जब इनको मैंने पढ़ा और मैं पढ़ रहा था, तो मेरे मन में लगातार प्रश्न उगते गए। और लिखने के बाद भी मैं भारत में कई नगरों में गया हूँ और मैंने पाया है कि कोई इसका पक्ष ले या इसके विरोध में खड़ा हो, लेकिन राम कथा के संबंध में प्रश्न तो सबके मन में है। तो मैं भी वही कहता हूँ कि मैं मुग्ध भी हुआ राम कथा पर, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो मुझे दग्ध भी कर रही थी कि ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। जी, और उसका विरोध भी था एक तरह से। तो मन में ये मंथन चलता रहा, कथा बनती रही, और तब संयोग से जो चर्चा आपने की, इमरजेंसी आ गई, आपातकाल आया। जी, आपातकाल आने से उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे समानांतर, अभी जो प्रश्न मुझे भेजे गए उसमें किसी ने ये भी प्रश्न किया है कि आपने कहा कि जो आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको उसमें पुराण दिखाई देते हैं, और पुराण पढ़ते हैं तो अखबार दिखाई देते हैं। सचमुच ये बात हो गई थी कि बिहार में उन दिनों में एक जो सिद्धाश्रम के पास ही, बहुत दूर नहीं है वो जगह, नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ केवट जाति के गांव में जाकर के वहां के जिम्मेदारों के लड़कों ने उनसे ये कहा कि अपनी स्त्रियां हमारे हवाले करो, ये हैं किस लिए, इस जाति की स्त्रियां अगर हमको सुख नहीं देंगी तो वो हैं किस लिए। ये घटना सचमुच घटी थी। तो मेरे लिए वो राम कथा में डर गई। अहल्या के प्रसंग के साथ वो बहुत जुड़ता हुआ प्रसंग था। और उन्हीं दिनों में दिल्ली में एक श्रीमती शर्मा बस में अकेली रह गई कंडक्टर ड्राइवर के साथ, अंत में बिल्कुल। तो कंडक्टर ड्राइवर ने जब वो शुरू किया, तो वो अपने अपने सम्मान को बचाने के लिए बस से कूद गई और अपने प्राण दे दिए। तब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में स्त्री को अपने सम्मान को बचाने के लिए क्या मरने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है? तो अहल्या का प्रसंग आया। मजे की बात यह है कि वाल्मीकि में बिल्कुल ये हो जाता है कि वो शिलावत हैं और राम उनके चरण छू रहे हैं। तुलसी में ये हो जाता है कि राम अवतार हैं और वो शिला है, इसलिए राम पैर से छूते हैं। तो मेरे लिए आज के युग में वाल्मीकि ज्यादा ग्राह्य हो गए, और उस कथा को मैंने उसी रूप में लिया। ऐसे ही बाकी घटनाएं भी होती रही राम कथा के लेखन के बीच में ही। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जी, उसमें जो वहां के बुद्धिजीवियों को सामूहिक रूप से मारने के लिए जो सूचियां बनी, तब मेरी समझ में आया कि राक्षस ऋषि को क्यों खाता है। ऋषि क्या है? ऋषि बुद्धिजीवी है, जो दलित दमित सारे लोगों को, वन में जो रह रहे हैं, गिरिवासी वनवासी जो कोई भी हैं, उनको जगाने का प्रयत्न कर रहा है। पर राक्षस ये नहीं चाहता। और ये कथा कोई उसी समय की थोड़े, हर युग में जो निर्बल है, जो दलित है, जो जी, दमित है, यानी जो मैं कहता हूँ आरंभ करें अगर आप क्रॉन्च से, तो क्रॉन्च उसी समय थोड़ी मारा गया। क्रॉन्च तो हर युग में मारा जाता है। व्याध आज भी है, ऐसा थोड़ी है कि आज व्याध नहीं है। तो ये कथा एक सामान्य रूप से आपके मन में बनती चली जाती है। और अंतिम बात कह के इसको पूरा करता हूँ कि मैं बहुत दिनों तक उलझन में रहा कि इतनी बड़ी कथा है, इतने बड़े बड़े लेखकों ने, वाल्मीकि और तुलसी और भवभूति के सामने क्या खड़ा होना है मुझे। मेरी नौकरी है, मेरी घर गृहस्थी है, मैं लिख पाऊंगा, और लिखूंगा तो कौन, कोई छापेगा, कोई पढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि। कई लोगों ने कहा कि राम कथा अगर पढ़नी है तो तुलसी को पढ़ेंगे, तुमको क्यों पढ़ेंगे? और अगर उपन्यास पढ़ना है तो राम कथा क्यों पढ़ेंगे हम तुम्हारी? हम उपन्यास पढ़ेंगे। इसलिए न राम कथा में के रूप में ये पढ़ी जाएगी, न उपन्यास के रूप में। व्यर्थ मेहनत कर रहे हो, इन तिलों में तेल नहीं है, ये शब्द थे
हमारे मित्र आलोचकों के। लेकिन उस समय सत्येंद्र शरद हमारे पड़ोस में रहते थे, जी या हम उनके पड़ोस में रहते थे। उनसे मैंने चर्चा की, वो शाम को घर आए, उनसे बातचीत की। मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ, तो उन्होंने मुझे डांट दिया, बोले तो लिखता क्यों नहीं फिर? तो मैंने लिखना आरंभ कर दिया और लिखता चला गया। आगे का किस्सा आप जानते हैं। मतलब ये हुआ वो आपके अंदर था कि मैं इस तरह की कथा लिख के कहीं अपनी बिरादरी से बाहर ना हो जाऊं या साहित्य की परंपरा से बाहर ना कर दिया जाऊं। इस तरह का भय मुझे कभी नहीं रहा, और मैं बिरादरी से तब भी बाहर था, आज भी बाहर। मैं उसको अपनी बिरादरी ही नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, जैसे आपने कहा ना, ऐसे मेरे पास पत्रकार आते हैं तो वो ये कहते हैं, यानी एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप इतना जीवित कैसे रह गए, अच्छा। जिस तरह से सब आपके विरुद्ध थे इतने वर्षों तक। तो मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं ना अपनी जगह पर, जीवित हूँ। मुझे किसी चीज का कोई, दो चीजें होती हैं कि लोभ और एक त्रास। ना लोभ है ना त्रास है, जो मुझे लिखना है मैं वो लिख रहा हूँ। कोई मुझे कुछ कहता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे बहुत रास्ता दिखाता रहे मुझे वो नहीं सूझता। मैं अपने स्वभाव के अनुसार जो मेरे भीतर है मैं उसको लिखूंगा, और वही करता रहा। कोई अंतर नहीं है, कोई रोक नहीं पाता है। अगर आपके भीतर कुछ है लिखने को तो आप लिखिए, कोई नहीं रोक पाएगा। और लोगों ने बहुत सलाहें दी, बहुत कुछ कहा। एक सबसे बड़े जो आपके युग के नामवर आलोचक थे, उन्होंने मुझे कहा कि तलवार की धार पर चल रहे हो। मैं जब चल ही रहा हूँ तो चल रहा हूँ, उसमें क्या है। ये सवाल सर, आपने प्रतिभा जी के सवाल को, एक पाठिका है प्रतिभा जिन्होंने कई सारे सवाल पूछे थे, जिसमें आपने एक सवाल उठाया था कि मैं पुराण पढ़ता हूं तो उसमें मुझे समाचार पत्र नजर आते हैं, और समाचार पत्र पढ़ता हूं तो उसमें मुझे पुराण नजर आता है। ये आपका कथन उन्होंने उद्धृत करते हुए सवाल यह पूछा था कि वर्तमान में कोरोना की इस आपदा को क्या किसी पौराणिक आख्यान से जोड़कर देखते हैं? आधा तो उत्तर मैंने दे दिया, आधा अब कह देता हूँ कि मैंने ये तो कहा कि पुराणों को पढ़ता हूँ तो समाचार पत्र सामने आते हैं, और समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो पुराण दिखाई देते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि हर घटना में, समाचार पत्र की हर घटना में पुराण दिखाई देता है, ऐसा नहीं कहा है। कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। अभी तक कोरोना को किसी से जोड़ नहीं पाया हूँ, नहीं समझ में आया। हालांकि अगर इसको एक वायरस, एक राक्षस आप मानते हैं, जी। तो पुराणों में तो हमारे राक्षस पैदा होते रहे और उनको मारने के लिए अवतार होते रहे। हो सकता है कि किसी समय इसको, इस भस्मासुर को भी उससे जोड़ा जा सके। फिलहाल इस समय तक मैंने नहीं सोचा है कुछ ऐसा। ये जो मौलिक उद्भावना, हमेशा ऐतिहासिक और पौराणिक साहित्य को लेकर मौलिक उद्भावना का प्रश्न खड़ा किया जाता है, इसको आप जी कितना उचित मानते हैं? बहुत सारे आपके लेखन के संदर्भ में भी अमृतलाल नागर ने जब सूरदास और तुलसीदास पर लिखा तो मौलिक उद्भावना, हमेशा आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया और उसके आधार पर यह बहस चलती रही कि हाँ कितना हाँ। मौलिक उद्भावना कितना जरूरी है, या जो पौराणिक कथा जिस रूप में है उसको उसी रूप में लिखा जाना चाहिए। देखिए, बात इसमें बड़ी सीधी है। जी। मौलिक कुछ नहीं होता। हमारे गुरु उदय भानु सिंह कहते थे कि मौलिकता का मतलब है आलोचक का अज्ञान। मौलिक कुछ नहीं होता है। आप जो कुछ भी है अखबार से पढ़ करके लिखेंगे तो भी वही बात है। आप अगर पुराणों से या इतिहास से लेकर लिखेंगे तो भी बात वही है। अंतर केवल ये है कि उसको आपने कितना सृजन के रूप में ग्रहण किया और पाठक को दिया, या आपका सृजन उसको। अब कालिदास को हम कहें कि शकुंतला उन्होंने महाभारत से ली तो मौलिक नहीं है, लेकिन कोई अभिज्ञान शाकुंतल को ये कह सकता है? इसलिए ये कहना कि मौलिकता, जब आप पसंद नहीं करते हैं किसी चीज को तो इस तरह की बहुत सारी बातें आरोपित कर दी जाती हैं। जी। तो मुझे कहा गया, मुझे मालूम है कि इसमें मौलिक क्या है। तो मुझे अभी भी एक मीटिंग का याद है, मुझे बाद में बतलाया गया कि उसमें पुरस्कार के संबंध में थी। तो विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि नरेंद्र कोहली मौलिक नहीं है, और अच्छा। विष्णुकांत शास्त्री ने प्रच्छन्न उपन्यास में से पढ़ना शुरू कर दिया। 2 पृष्ठ पढ़ के कहा कि अब बतलाओ कि इसमें ये कहाँ से लिया गया है। तो ये चीजें जो हैं वो ना समझी की बातें मैं मानता हूँ। एक सवाल
जयनंदन जी ने पूछा है, जमशेदपुर में रहते हैं और हिंदी के बड़े लेखक हैं, प्रतिष्ठित लेखक हैं। इनका सवाल मैं पूछ देता हूं, क्या मिथक और पौराणिकता से हटकर सांप्रतिक जीवन यथार्थ पर भी क्या कोई उपन्यास आप लिखना चाहेंगे? ये जयनंदन जी का सवाल है। उनको बताना चाहूंगा कि लिखे हैं, बहुत लिखे हैं। और बोलिए। अभी जिसकी बात अभी लोकसभा टीवी पर की है इसने, अनिल शर्मा ने जी। या अनिल जोशी ने, वो सागर मंथन है। उसका पौराणिक नाम है, लेकिन कथा जो है वो समकालीन है। और उसकी जो भूमि है वो भारत के साथ साथ अमेरिका है। अमेरिका में संसार के अनेक देशों से लोग आकर के वहाँ रह रहे हैं। और एक तरह का, मतलब मुझे वहाँ एक यहूदी व्यक्ति मिला था जिसने कहा कि ये भट्टी है जिसमें सारे धातुएं आके मिल रही हैं और एक नया कुछ संसार बनेगा। मैंने उसको सागर मंथन के रूप में देखा कि मथा जा रहा है, उसमें से अब अमृत निकल के आएगा या विष निकलेगा, कह नहीं सकता। वो बिल्कुल समकालीन है और केवल भारत के संबंध में नहीं है, विश्व के विषय में है। अनेक, पुर्तगाल को लिया, अमेरिका को लिया, इंग्लैंड को लिया, भारत को लिया, इसराइल को लिया, और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। तो उनकी नजर में नहीं आया होगा, वो देख ले उसको, सागर मंथन। जी। और मुझे लगता है दीक्षा से पहले भी आपने कुछ उपन्यास लिखे थे जो हाँ हाँ सामाजिक उपन्यास थे। हाँ, आतंक था, साथ आ गया दुख था, और 3 उपन्यास थे शायद। पुनरारंभ था। फिर जी। उसके बाद क्षमा करना जीजी भी लिखा गया। और भी इस तरह के उपन्यास छोटे हैं जो अभी मुझे याद कर, प्रीति कथा लिखा गया। जी। ये सब समकालीन है, सामाजिक है, समकालीन। एक सवाल, ये सवाल पीयूष पुष्पम जी का है। ये बड़ा प्रासंगिक सवाल मुझे लगता है। इन्होंने पूछा है कि क्या लेखक को राजनीतिक प्रहार झेलने होते हैं और क्या उसकी रचना पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? लेखक को अपनी रचना के प्रति कितनी स्वतंत्र मानसिकता का प्रयोग करना चाहिए? राजनीतिक प्रहार जो पड़ते हैं उसका क्या असर पड़ता असल में देखिए, मैं तो 1960 से छप रहा हूँ, है? जी। प्रकाशित हो रहा हूँ, लिखना तो उसके पहले आरंभ हुआ। आज तक किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रहार मुझ पर नहीं हुआ। हर तरह के युग में से गुजरा हूँ। जी। लेकिन मैंने कुछ राजनीतिक लाभ के लिए भी काम नहीं किया, इसलिए शायद लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया या उनको जरूरत नहीं उसकी पड़ी। ये छोटी जगहों पर इसका प्रभाव ज्यादा मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश के लोगों को किस तरह से एक व्यंग्य लिखने पर उसका स्थानांतरण कर दिया गया। हमको दिल्ली में ये कभी, मतलब मुझे तो कम से कम कुछ नहीं, आपात स्थिति में भी, उस स्थिति में भी मैंने शंभू की हत्या नाटक मेरा आया, लिखा भी गया और आया भी। जी। दीक्षा लिखा गया और दीक्षा छपा भी, सब कुछ हुआ। लेकिन समाजहित भी हुआ। किसी को किसी तरह का कोई संकट मेरे ऊपर नहीं आया। अब ये है कि जब जो कुछ उन्होंने पूछा है और जो मैंने समझा है कि अगर लेखक के मन में लोभ और त्रास नहीं है तो वो ठीक है। मनमथ नाथ गुप्त ने एक बार कहा था बातचीत करते हुए कि जो लेखक लिखता है जो कुछ, उसके लिए उसको चौराहे पर खड़े करके कोड़े मारिए और देखिए कि अपने लेखन के लिए कितने कोड़े खा सकता है वो। एक तरह की परीक्षा वो है, लेकिन जानबूझ करके तो कोई कोड़े खाने नहीं जाता। पर मैं ये कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें, अगर कोई संकट आ भी जाए तो झेलना चाहिए, उसमें क्या है। अगर मैं लिखता हूं तो ठीक है, उसका अगर कुछ परिणाम, दुष्परिणाम, सुपरिणाम जो भी होता है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। ये कहना कि भाई मैं स्वतंत्र हूं, मैं तुमको गाली दूंगा और तुम मुझे कुछ मत कहो, ये बात नहीं होती है। वैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी किसी तरह का कोई संकट नहीं हुआ, सिवाय एक आध नोटिस आया कि आपने ये लिख दिया, वो लिख दिया, अब हम आपको कोर्ट में खींचेंगे, तो उनको खींच लो भाई, किसी ने खींचा नहीं। मुझे लगता है सर, इनके राजनीतिक से सवाल प्रश्न ये था कि आपको एक विचारधारा से जोड़ के देखा, शायद ये पूछना चाहते रहे हों। विचारधारा का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का, भाजपा का सदस्य नहीं हूँ। मैं कभी संघ की किसी शाखा में नहीं गया, लेकिन मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ।
इसलिए भारत की संस्कृति मेरी संस्कृति है, उसके मूल्य मानक मेरे मूल्य मानक है। अगर उसके इसीलिए कारण कोई भी समझता तो समझता रहे, कोई इसीलिए संकट नहीं आपको है। राष्ट्रवादी परंपरा का लेखक कहा जाता है, सांस्कृतिक परंपरा का लेखक कहा जाता है। हाँ ठीक है। मुझे एक बात याद आ रही है, सुधीश पचौरी ने कहीं एक लेख में लिखा था अभी कुछ साल पहले। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उसमें उठाया था। उन्होंने कहा कि जब अमीश त्रिपाठी अंग्रेजी में शिव की कथा लिखता है, राम की कथा लिखता है, या देवदत्त पटनायक हिंदू देवी देवताओं की कथा लिखते हैं, तो इसको अंग्रेजी पाठक वर्ग, अंग्रेजी समाज प्रगतिशील रूप में लेता है, इसे विकास के रूप में देखता है। लेकिन हिंदी में जब नरेंद्र कोहली राम कथा लिखते हैं तो उनको प्रगति विरोधी माना जाता है। ये इस बात को आप किस तरह लेते हैं? आपको इसके कारण, मिथक पुराणों पर लिखने के ये कारण? मेरा भी जो निष्कर्ष है वो यही है कि हिंदी वालों ने जितना हमको दुत्कारा था, जी बाकी भाषाएं, केवल अंग्रेजी नहीं, मराठी गुजराती भी ले लीजिए, और भाषाओं में भी होगा, केरल में या तमिलनाडु में भी होगा, मुझे नहीं ठीक मालूम है, लेकिन हिंदी में तो बहुत बेहद विरोध उसका किया गया। लेकिन जब पुस्तक आई तो पाठक ने विरोध नहीं किया, विरोध करने वाले आलोचक थे, पाठक ने विरोध नहीं किया। नहीं तो इतने पाठक नहीं मिलते, इतनी पुस्तक बिकती नहीं, और लेखक को इतनी रॉयल्टी नहीं मिलती। देखिए, जब कोई पुस्तक लोकप्रिय है कि नहीं ये तब पता चलता है जब प्रकाशक कहता है कि इतनी आपकी रॉयल्टी हुई, ये लीजिए और अगली पुस्तक हमको दीजिए। ये निश्चित प्रमाण है कि आपका पाठक पढ़ रहा है और पसंद कर रहा है। इसलिए पाठकों ने कभी कोई विरोध नहीं किया, विरोध करने वाले आलोचक लोग थे, अपनी विचारधारा के कारण वो विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है। लेकिन ये सर एक सवाल, आप खुद स्वयं आलोचक रहे हैं, और बहुत अच्छी, मैंने प्रेमचंद की किताब का शुरू में ही जिक्र किया कि मैंने पढ़ा था जिन दिनों में बीए में प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ रहा था, और मुझे वो किताब याद है। अच्छी दो किताबें आपकी प्रेमचंद पर हैं जहां तक मुझे याद है, हिंदू कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों किताबें थी आपकी। तो एक आलोचक भी रहे हैं आप, और आलोचना की विधा को हिंदी में आप किस तरह से लेते हैं? हिंदी में जो आलोचना की विधा है, आपने अभी पाठकों की बात की, लेकिन आलोचक का काम क्या होना चाहिए? आलोचकों ने अपनी भूमिका क्या सही तरह से निभाई है? पाठकों से लेखकों को जोड़ने की जो भूमिका थी, क्या आलोचना उस भूमिका में खरी उतर पाई है? आपको क्या क्या लगता है? साठ देखिए वर्ष 60 वर्ष इस साल आपके लेखन करते हुए हो गए, इतना लंबा अनुभव है। इससे कुछ बताएं। देखिए, आलोचक मात्र के विषय में ये कहना कि उसने काम नहीं किया, मैं उसको उचित नहीं समझता। लेकिन कुछ आलोचक नेता लोग जो दोनों काम कर रहे थे, राजनीति भी कर रहे थे और आलोचना भी कर रहे थे, इसलिए अपनी विचारधारा के अनुसार उन्होंने जो कुछ लिखा और जो कुछ किया, जी उससे पाठक साहित्य से दूर हुआ। लेखक और पाठक के बीच में वो दीवार बन गई। उससे पाठकों को ये शिकायत हुई कि अच्छी किताबें नहीं छप रही, और लेखकों को ये शिकायत हुई कि पाठक नहीं मिल रहा, जबकि पाठक भी थे और पुस्तकें भी थी, सब कुछ था। तो ये काम जो आलोचकों ने हमारे युग में किया, उसकी प्रशंसा तो मैं नहीं कर सकता। गलत काम किया और इससे नुकसान हुआ, क्षति हुई हिंदी की, और विशेषकर कविता के क्षेत्र में तो बहुत हुआ। उपन्यास में तो हम देखते हैं कि फिर भी खिंच गया, लेकिन कविता में ज्यादा संकट आया। एक सवाल गौरव सिंह का है, ये पाठक हैं आपके, इन्होंने ये सवाल पूछा है कि इस समय पूरी दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है, आपके विचार में इसका लेखन पर, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो वर्तमान महामारी का दौर है, इसका लेखन और जी साहित्य पर क्या जी प्रभाव जी जी पड़ेगा? जी। गौरव सिंह जी का सवाल। अब जो उनका प्रश्न है कि लेखक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका तो उत्तर यही कि लेखक के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है जो सामान्य जन के ऊपर पड़ता है। घर में बंद हैं, बैठे हुए हैं। मेरी अवस्था अब 80 वर्ष का मैं हो चुका हूँ, तो मेरे घर के बच्चे जो हैं, मेरा बेटा बहू, वो नहीं चाहते कि मैं किसी तरह के संकट में अपने आप को डालूं। गेट तक भी नहीं जाने देते। सरकार ने तो कहा है ना, बाहर नहीं आना है, ये कहते हैं गेट तक भी नहीं जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कोई एडवेंचर करता हूँ, मैं जाता हूँ और कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ले आता हूँ, तो मैं तो परिवार में हूँ। मेरे कारण मेरे इन बच्चों को, मेरे पोतों को, मेरे बेटे को, मेरी बहू को, उन लोगों को मैं संकट में डालना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने आप को बांध के रखने को तैयार हूँ।
और आज का युग जैसे है, देखिए सभी जानते हैं, लेखक भी जानता है और पाठक भी जानता है और समाज भी जानता है कि अगर कोई इस रोग से मर जाए तो लोग उसके घर में सांत्वना प्रकट करने के लिए भी नहीं जाते हैं। कोई, मुझे लगता है कि एक तरह से अंत्येष्टि के लिए भी आपको सामान जुटाना मुश्किल हो जाएगा, लोग तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस संकट में कोई भी आदमी जानबूझ के ये न करे, मजबूरी में तो खैर जो होता है सो होता है। अब तत्काल इसका प्रभाव लेखक पर क्या पड़ेगा, मैं ये बतला रहा हूँ। और ज्यादातर जिसको आप सृजन कहते हैं उसके लिए तो थोड़ा सा अंतराल चाहिए। जब ये घटना बीत जाएगी, हो जाएगी, जैसे देश के विभाजन पर जो कुछ लिखा गया वो बाद में लिखा गया और केवल उन लोगों के द्वारा लिखा गया जो उस क्षेत्र से आए थे। बाकी हिंदी प्रदेश में हिंदी में कोई पुस्तक विभाजन पर आपको नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से ये है कि कुछ समय बीत जाएगा, जब अंदर पकेगा, कुछ मंथन होगा, पकेगा, आप उसका कुछ सोच समझेंगे, कोई आकलन कर पाएंगे, तो लेखक लिखेगा और अपने स्वभाव के अनुसार लिखेगा। मैं ये कह दूं कि ऐसा लिखेगा, गलत होगा ये। क्योंकि सामान्यतः प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं कि क्या होगा ऐसा। अरे कोई लेखक एक स्वभाव का है, हजारों लेखक हैं और सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबके अपने अपने विचार हैं, वैविध्य है। तो उसी के अनुरूप हो सकता है कि केवल कुछ उपन्यासों में संस्मरण के रूप में ही आए, हो सकता है कि इस पर कोई अपने घर की कथा उपन्यास के रूप में लिखे, कुछ भी हो सकता है, अभी कहना हाँ, कठिन अभी है। तो इसका भी आकलन होना बाकी है कि मानवता का इस महामारी ने कितना नुकसान किया। जब ये महामारी का दौर बीत जाएगा तब ये ठीक है। अंदाजा होगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग क्या बेरोजगार हुए। नुकसान हुआ, उसके लिए दायित्व किस पर डाला जाए कि किसने किया, मनुष्य निर्मित था कि प्रकृति के द्वारा भेजा गया, कि अल्लाह का अजाब है कि क्या है, ये तो जरा समय ले करके बता पाएंगे। एक बड़ा अच्छा सवाल मुझे, ये प्रवीण कुमार हैं, युवा लेखक हैं, छबीला रंगबाज का शहर इनकी किताब है। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आजकल राक्षस पात्रों का नायकीकरण करते हुए कई उपन्यास और कहानियां आ रही हैं, इसको इन्हें आप किस तरह देखते हैं? जैसे असुर वगैरह इस तरह की किताबें हैं, इसमें राक्षसों को नायक बनाया गया है। हालांकि वह ये वैसा ही है जैसे फिल्मों में डॉन को नायक बनाया गया है, जो अंडर वर्ल्ड है उसको नायक बनाया गया है। ये एक तरह से कहिए कि मैं समझता हूँ कि चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ऐसी बातें कि भाई तुम ये मानते हो, देखो हमने पलट दिया इसको, लेकिन ये चलेगा नहीं। आप, चतुर सेन शास्त्री ने वह रावण को नायक बनाने का प्रयत्न किया, पर रावण नायक बना क्या, बना पाए क्या? कथा तो राम की ही है। और जब पहले ही अध्याय में आप ये पढ़ते हैं कि रावण अपनी प्रेमिका के मरने के बाद उसके शरीर को काट के तल के भून के खा जाता है, अपनी साली के घर जाता है तो उसके साथ बलात्कार करता है, तो ऐसे चरित्र को नायक कैसे बना देंगे आप? नायक नहीं बना सकते। कुछ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि कई का कलंक धोने के लिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो आप अपनी तरफ से एक चमत्कार दिखा करके अपने को बड़ा बनाने का प्रयत्न करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो समय उसको छांट के अलग कर देगा, वो नहीं चलेगा। एक सवाल सुभाष अखिल जी का है, अभी फेसबुक पेज राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज पे इन्होंने अभी लिखा है, शंबुक की हत्या नाटक के निहितार्थ दर्शन पर कुछ प्रकाश डालिए। इसके साथ इनका अगला सवाल है इसी से जुड़ा, इसी में है कि मेरा साथी कोई नहीं के संदर्भ में भी कुछ बताएं, इसका जिक्र कुछ कम हुआ है। दो सवाल हैं कि शंबुक की हत्या नाटक के निहितार्थ दर्शन पर प्रकाश डालिए। देखिए, शंभू की हत्या तो सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि वो पौराणिक नाटक है, जबकि वो है नहीं। वो तो एक व्यंग्य है, समकालीन व्यंग्य है। सिर्फ इतना है कि एक प्रसंग लिया गया कि वो ब्राह्मण कहता है कि मेरे बेटे की अकाल मृत्यु के लिए उत्तरदायी कौन है। उसी को आज के युग में हमने जनपद पर चला दिया, राजपथ पर चला दिया उस ब्राह्मण को। अन्यथा उसमें पौराणिकता नहीं है, वो समकालीन व्यंग्य है और उस युग का व्यंग्य है जब वो लिखा गया, और लिखा गया वो इमरजेंसी में।
दूसरा ये मेरा साथी कोई कोई नहीं नहीं। है, तो एक साधारण कहानी है, छोटी कहानी है, जो एमए के दिनों में मैंने लिखी थी। उसके विषय में क्या बतलाया जाए, कहीं अब वो थोड़ा भ्रम बताइए, में क्योंकि तो इन्होंने नहीं है कि पूछा है तो मेरी भी जिज्ञासा है, थोड़ा सा बताएं ये कहानी आखिर इन्होंने क्यों उल्लेख किया, कुछ इनको अच्छा लगा होगा उसमें। मुझे मुझे ये लग रहा है कि कहीं साथ सहा गया दुख के भ्रम में तो नहीं है उस कहानी का नाम ले रहे हैं। ये हो सकता है। साथ सहा गया दुख मेरा उपन्यास है, जी। जो एक महानगर में नव दंपति जो दोनों काम करते हैं, और आपस में जैसे होता है प्राय कि दोनों काम पर जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि तुम ये करो तुम ये करो, बहुत झगड़ा हो रहा है, उसी में वो साथ साथ सुख है उनका, इसलिए लड़ रहे हैं। उनकी बच्ची का देहांत हो जाता है, ये एक दुख वो साथ सहते हैं, तो वो निकट आ जाते हैं। तो उस युग में जबकि लोगों ने इसको आदर्श बना लिया था कि स्त्री पुरुष को छोड़ जाए, पुरुष स्त्री को छोड़ जाए, तलाक को जैसे कि बहुत गौरवान्वित किया जा रहा था, मैंने उस युग में दोनों को मिला करके गृहस्थी को चलाने का मंत्र दिया, ये काम करो। अगर ये उसी के विषय में भ्रम में है तो ये होगा, बहुत बाकी अच्छा मेरा कथानक साथी है कोई ये। नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं लिखी थी, उन दिनों के रोमांस की कहानियां होती हैं। एक सवाल देखिए, उमरचंद जायसवाल हैं, आपके बहुत पुराने पाठक लगते हैं। इन्होंने लिखा है कि निहारिका पत्रिका में आपकी ढेरों कहानियां छपी थी, क्या उन हाँ, कहानियों का कोई संग्रह निकला? प्रभात रंजन जी मेरा नाम लेकर नरेंद्र जी से पूछने की कृपा करेंगे। चक्रधरपुर, बिहार चक्रधरपुर के रहने वाले हैं ये, अब शायद झारखंड में है चक्रधरपुर। हाँ, झारखंड में क्या नाम लिया आपने? इनका नाम उमरचंद जायसवाल, उमरचंद जायसवाल। मुझे नाम से तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि, मुझे लगता है कि अब तो बाद की पीढ़ी के पाठक हैं सब। ये जो कह रहे हैं कि निहारिका में मेरी आरंभिक कहानियां सबसे पहले, जैसे कहानी इलाहाबाद से जो श्रीपत राय निकालते थे, उसमें छपनी शुरू हुई, और उसके बाद दूसरी पत्रिका ये निहारिका थी, और सारिका बाद में आई। तो उनमें आरंभिक कहानियां हैं, लेकिन जो संकलन होते हैं वो इस दृष्टि से नहीं होते कि इस पत्रिका में छपी हुई कहानी। तो जब ये हुआ कि आरंभिक कहानियां ये, तो जब संकलन हुए सारे, उसमें सारी कहानियां आई, छोटी भी बड़ी भी, आरंभिक भी बाद उमरचंद की भी। जायसवाल जी शायद आपको ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने आपको आरंभ से पढ़ रखा है, आपकी कहानियों के दिनों से उन्होंने आपको पढ़ रखा है, वो इस बात की याद दिला रहे हैं। मेरा उनके प्रति आभार निवेदित कर दीजिए। बहुत सारे धन्यवाद। पाठक ऐसे हैं जो बहुत शुरू से उन्होंने मुझे पढ़ा है, पर अब बहुत इस सारे इस अवस्था तरह में। के पाठक यहाँ आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक संतोष मिश्रा जी का सवाल है कि मत्स्यगंधा आपकी सबसे अलग रचना रही है, इस रचना के बारे में भी कुछ बताएं। मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा, जी। मत्स्यगंधा तो महासमर के में से, महासमर जो उपन्यास श्रृंखला है उसमें से अ, सामग्री लेकर के निकाल करके अलग उपन्यास बनाया गया। ये प्रकाशक के लिए होता है कि वो नई नई पुस्तकें आती रहें, तो वो उसमें मत्स्यगंधा, उनको मालूम है कि वो कौन थी, बाद में पद्मगंधा हो गई वो, सत्यवती। सुभाष अखिल जी का एक सवाल है कि महासमर के शिखंडी के चरित्र और मनोदशा पर कुछ प्रकाश डालें। तो ये उपन्यास पढ़ लें, बहुत प्रकाश डाला है उसमें। शिखंडी जब वो अंबा के रूप में है तब जी। भी, और जब वो शिखंडिनी के रूप में है तब भी, और जब जी। वो शिखंडी बन गए तब भी, उनकी सारी मानसिकता पर काफी विस्तार से है। शिखंडी अलग से पुस्तक भी अब आई है, उसको देख लें, नहीं तो महासमर में तो विस्तार से है ही। मुझे लगता है ये सवाल इन्होंने इसलिए इस समय पूछा होगा कि पिछले 2-3 सालों से ये किन्नर समाज, किन्नर पात्रों को लेकर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, तो इसलिए इनको शिखंडी की याद आ रही होगी। मैं इससे जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं कि इधर कई बड़े लेखकों ने भी, चित्रा मुदगल जी ने भी लिखा, किन्नर समाज को लेकर बहुत लिखा गया, आपकी नजर किसी पे पड़ी है और कुछ आपको उसमें ऐसा उल्लेखनीय लगा है? अभी तो क्या उसका नाम है, लक्ष्मी नारायण पांडे या क्या, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। हाँ, त्रिपाठी। जी। उनकी पुस्तक आई थी उस अवसर पर, वाणी प्रकाशन के स्टॉल में उनसे भेंट भी हुई थी,
और जी। उनके तेवर भी देखे थे। तो मुझे लगा कि भाई उनसे मैंने पूछा कि भाई अगर ये बात सही है तो आप ये सारा रंग रूप ऐसे बना करके जाकर के मंत्रियों से मिलना ये सब क्यों कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं आप त्रिपाठी जी? तो उन्होंने कहा कि ये भी एक शैली होती है अपने आप को सामने लाने के लिए, वगैरह वगैरह वो बातें थी। लेकिन मुझे एक याद आता है इसके साथ ही, मैं शायद पटना में था एक आयोजन के संदर्भ में, वहाँ बीच के समय में पीछे हॉल में बैठा हुआ था। जी। तो मेरे दो स्त्रियां जी। साड़ी इत्यादि परिधान में आई, तो मुझे थोड़ा सा तो भिन्न लगा कुछ, लेकिन स्त्रियां थी तो उन्होंने आगे बड़ा स्पष्ट रूप से आके मुझसे कहा, नमस्कार किया और कहा कि हम किन्नर हैं, आपसे कुछ बात करनी है। कीजिए, बोलिए। तो एक तो जरा दूर बैठ गई और दूसरी आके मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैंने एमए किया है, अब मैं पीएचडी कर रही हूँ और मुझे आपसे ये कुछ प्रश्न, कुछ जानना है, मार्गदर्शन है। मैंने कहा पूछिए, बोलिए। तो वो मेरे साथ, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट तक अच्छी चर्चा करती रही। तो उससे मुझे लगा कि अब वो उस समाज से निकल के, जो केवल भीख मांगने वाला समाज था, या आपके घर में कोई शुभ अवसर हो तो तालियां बजाने वाला समाज था, उसमें से ये लड़कियां कहूँ, लड़के कहूँ, किन्नर जो हैं वो निकल करके पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कहीं पढ़ाएगी भी ना, कुछ करेगी भी तो। ऐसा थोड़ी है कि वो पीएचडी करने के बाद कुछ नहीं करेगी। तो लगा कि ये समाज कुछ बदल रहा है, उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदल रहा है और उनका भी अपने प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है कि एक किसी को अपनी माँ समझ के एक ठिकाने पर उसके साथ रहना, और जहाँ संतान का जन्म हो या विवाह हो वहां जाके तालियां बजाना ही उनके लिए अंतिम लक्ष्य अब नहीं रह गया है, उससे आगे बढ़ गए हैं वो एक सवाल राम लोग। लोहानी जी ने पूछा है। राम लोहानी जी ने अंग्रेज कई सवाल आपके महासमर को लेके इन्होंने उठाए हैं, लेकिन एक सवाल जो है वो मुझे लगा कि पूछना चाहिए आपसे, कि इन्होंने अंग्रेजी में पूछा है कि यू हैव हिंटेड कर्ण एज द सन ऑफ दुर्वासा इन 9th। आपने दुर्वासा के पुत्र के रूप में कर्ण का उल्लेख 9वें खंड में किया है, लेकिन आपने वाई यू कुड नॉट मेक इट वेरी पार्ट ऑफ द फिक्शन, लेकिन आपने उसको कथा का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आपने इसका उल्लेख तो किया कि देखिए, इतनी दुर्वासा बारीकी से ने, आपके पाठक पढ़ते हैं, देखिए। हाँ ठीक है, दुर्वासा ने कुंती को वो मंत्र दिया था कि सूर्य आएंगे, और इस मंत्र से सूर्य आएंगे। तो कुंती ने केवल अपनी बालिका जैसी एक उत्सुकता में कि देखें होता भी है कि नहीं, वो किया। और जो जिस सूर्य का वर्णन महाभारत में है, जो वो कहता है कि अब तुमने बुला लिया है तो अब तुमको संतान दे के जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा, तो मुझे वो सूर्य नहीं लगा कि सूर्य का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें ढकी छुपी होती हैं, तो दुर्वासा का मंत्र है और दुर्वासा का चरित्र हमारे सामने है। और कर्ण जो है वो कई लोगों के लिए बहुत आदर्श पात्र होगा गलत फहमी में, लेकिन महाभारत का कर्ण जो है वो चांडाल चौकड़ी में से एक है। और जितनी दुष्टताएं उसमें हैं जो दुर्योधन को सिखाता है, वो सबसे आगे कर्ण है। महावीर कर्ण हर युद्ध में सबसे पहले भागता है मैदान छोड़ करके। और जो कुछ भी उसने अपनी माँ को भी कहा, ये वो, उनका कोई तर्क मेरी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि उसने बहुत दुष्टता की और दुष्ट काम, यानी वो कृष्ण का मित्र नहीं बन सका, दुर्योधन का ही मित्र बना। तो उस रूप में मैंने फिक्शन में, तो देखिए सामान्य जन जो हमारा है उसके सामने ये बात कही जाएगी तो उनको हजम नहीं होती है और कभी कभी विरोध भी इसका हो जाता है। इसलिए फिक्शन को फिक्शन के रूप में रखा उपन्यास के। और जब जिन विद्वान लोगों के लिए तर्क के पीछे जो कुछ नेपथ्य है, वहाँ समर लिखने के पीछे जो तर्क हैं कथानक निर्माण के, वो दिए हैं, तो वो उन्होंने वहां से पढ़ लिया है, उनको अच्छा लगा है तो ठीक है। अब ये कहना कि व्हाई यू डिडंट इट, आई एम द राइटर, आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू राइट और नॉट। तो उनको लगे तो वो लिख ले, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अजित कर्ण। कुमार हमारे घर के साथ रहते थे, अब तो देहांत हो गया उनका। तो वो मुझसे ये कहते थे कि आपकी पुस्तक मुझसे पढ़ी नहीं जाती महासभा, पहला ही खंड,
क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ, मेरे मन में भीष्म का एक अलग रूप जाग जाता है मेरे भीतर से। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, अगर आपके भीतर भीष्म का एक अलग रूप जागता है, तो आप मेरी पुस्तक या किसी की भी पुस्तक पढ़ नहीं पाएंगे। आप उसको लिखिए, जो आपके भीतर से जागता है उसको लिखिए। क्या आप मेरी पुस्तक छोड़ दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे ही इनसे भी कह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई लिखा जाना चाहिए था, तो नरेंद्र कोहली ही क्यों लिखे? आप लिख लीजिए, लिखिए, उसमें कोई बुराई नहीं। कर्ण का सर इतनी चर्चा हो रही है आपने की, तो मैं ये जाना, मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जाग उठी है कि मृत्युंजय शिवाजी सावंत ने लिखा या दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखा, कर्ण के चरित्र को इतना ग्लोरीफाई करके साहित्य में क्यों लिखा गया होगा? आपको इसका क्या कारण लगता मैं जो समझता हूँ, देखिए, मैंने मृत्युंजय पढ़ा, है? और जी। उस समय उस उम्र में जो किशोरावस्था में कहिए या ऐसे, उसकी भाषा, उसका प्रवाह, उसके दूसरी चीजें आपको बहा के ले जाती हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप बुद्धि से सोचते हैं कि ये वह व्यक्ति है कर्ण, जिसने ये द्रौपदी के लिए कहा कि ये वेश्या है, इसको निर्वस्त्र करो, कोई भला आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, महाभारत में और अनेक उदाहरण इसके हैं। और शल्य के साथ, जो कि उसका सारथी था, उसके साथ झगड़ा हुआ कर्ण का, तो शल्य चूंकि मद्र देश का राजा था, इन्होंने मद्र देश, कर्ण ने मद्र देश की सारी स्त्रियों के प्रति जो कुछ कहा है, उसको जरा देख जाएं, तो आपको पता चलेगा कि स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था कर्ण का। वही द्रौपदी के प्रति था। इसलिए मैं तो उनको महान मानने को तैयार नहीं हूँ, चाहे उसके लिए झगड़ा होता है तो। अब मृत्युंजय ने क्यों किया, तो वो एक शिवाजी सावंत ने अब एक नई बात उनको सूझी, उन्होंने कर दी। लेकिन साथ से ये लिखते रहे कि द्रौपदी, कर्ण बैठा इंतजार कर रहा है कि द्रौपदी मेरे पास आएगी, मुझसे हाथ जोड़ेगी, मुझको कहेगी, तो मैं इसकी रक्षा कर लूंगा। लेकिन द्रौपदी नहीं आई। महाभारत में द्रौपदी पंडिता भी है, तेजस्विनी भी है, हवन कुंड में से पैदा हुई है। उसने एक बार नहीं कहा कि मुझ पर दया करो, कृपा करो। एक ही बात पूछते रहे कि धर्म क्या है। ये धर्म है कि एक दास एक स्वतंत्र नागरिक को जुए कि उसमें हारे? क्या ये धर्म है? उसका उत्तर भीष्म के पास भी नहीं था। उन्होंने कहा धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए मैं कर्ण का वो रूप नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। दिनकर जी ने उसको ओबीसी वगैरह का एक नेता बना करके, वो तो तत्कालीन राजनीति थी भाई, उन्होंने वो किया और उसका लाभ पाया। मैं ये नहीं मानता कि वहां जाति का कोई प्रश्न है। जो सारथी, उसका पिता अधिरथ है, ये सारथी जो थे, अब सुमंत्र जैसे दशरथ के सारथी हैं, ये तो राज परिवार में रहने वाले लोग हैं, राजा के साथ रहते हैं, राजा के मित्र हैं, उनके बच्चे वहीं पर उन्हीं के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो वो क्षत्रिय परिवार के साथ रहने वाले, थोड़ा सा कुछ भेद उनमें होगा तो होगा, पूरे क्षत्रिय उनको नहीं माना गया, थोड़ा सा कम आंका गया। लेकिन वो ऐसे कोई निर्धन और कष्ट में जीने वाले और दलित दमित ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिखाई नहीं देता महाभारत में, बाकी जगह भी। इसलिए मैं दिनकर से भी सहमत नहीं हूँ, और मैं शिवाजी सावंत से भी सहमत नहीं हूँ। ये इसी तरह का सवाल अमन शर्मा जी ने भी पूछा था, तो मैं बस उसका उल्लेख करता चल रहा हूँ। एक सवाल दिनेश कर्नाटक जी का, ये युवा लेखक हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या वर्तमान के सवालों का जवाब अतीत से मिल सकता है? वर्तमान के सवालों के जवाब अतीत से मिल सकता है? अतीत से? जी। हम ये मानते हैं, और मैं, हम सिर्फ तात्पर्य मैं नहीं, एक पूरा वर्ग है जो ये सोचता है कि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानते तो अपना वर्तमान भी नहीं बना सकते। विवेकानंद ने अलवर में ये कहा था अपने शिष्यों से कि हिंदुओं ने अपना इतिहास स्वयं कभी नहीं लिखा। जो इतिहास लिखा गया विदेशियों के द्वारा लिखा गया, और विदेशियों ने इसलिए नहीं लिखा कि आपका सम्मान बढ़ाएं, इसलिए लिखा कि आप अपनी नजर में भी गिर जाएं, आत्मग्लानि से मर जाएं आप। इसलिए हमको अपना इतिहास स्वयं लिखना चाहिए, स्वयं रचना चाहिए। उसके लिए उन्होंने तरीके बतलाए। तो ये, इसका मतलब क्या है कि वो, हम लोग जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आज तक, कितने वर्षों तक, तो
कुछ सोच के ही पढ़ते पढ़ाते हैं ना, उसी में से वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य बनता है। इसलिए समाधान तो हो ही सकता है, ऐसी कौन सी बात एक सर बड़ा ये सवाल मेरे मन में भी उठ रहा था कि मैं आपसे पूछूं। राजगोपाल सिंह वर्मा जी ने पूछा है कि आपके उपन्यासों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है, क्या आप अनुवाद की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? क्या पाठकों ने उसे आपके मूल लेखन की तरह ग्रहण किया, या आप बेहतर अनुवाद की उम्मीद रखते हैं? है? अंग्रेजी में अनुवाद रामकथा के भी 2 ही खंड शुरू के हुए और महासमर के भी 2 हुए हैं, शायद तीसरा वो करवा रहे हैं। मैं असल में ये मानता हूँ कि हिंदी का जानकार तो मैं हूँ, जी। अंग्रेजी मुझे इतनी नहीं आती कि मैं उसकी गुणवत्ता पर कोई टिप्पणी करूँ। तो जो अंग्रेजी जानते हैं वो बतलाएं कि अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, और बेहतर हो जाए तो मुझे उसमें क्या विरोध हो सकता है, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जो भी उससे बेहतर हो। और ये किसी एक संभावना पुस्तक का तो एक ही हमेशा बनी अनुवाद रही। नहीं हो, किसी एक पुस्तक का एक ही अनुवाद नहीं होता है। गीतांजलि के इतने अनुवाद हुए हैं, तो मैं अपनी तुलना गीतांजलि से नहीं कर रहा, लेकिन अनुवाद 2-4 तो हो ही सकते हैं, हो सकता है कि इससे बेहतर अनुवाद आए। एक सवाल अनिरुद्ध अनिरुद्ध अवस्थी हैं, ये बरेली के, इन्होंने पूछा है कि लेखक के जीवन में पुरस्कारों का प्रभाव पड़ता है या नहीं? पुरस्कारों का प्रभाव लेखक के जीवन में पड़ता है या नहीं? हाँ, मन प्रसन्न होता है जब एक पुरस्कार की घोषणा होती है और आपको कुछ दिन उसके कारण आपकी चर्चा होती है, तो आपका मन प्रसन्न होता है। और प्रभाव क्या होना है, अगर वो समझते हैं कि जो वो पूछ रहे हैं उसके पीछे यदि लक्ष्य ये है कि अगर आपको पता लग जाए कि आपको ये पुरस्कार किसके कारण मिला है, तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं कि भाई इसने मुझे पुरस्कार दिलवाया। अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम है, मैं उस समाज का अंग नहीं हूँ। मैं मानता हूँ जो मिला वो राम जी की इच्छा से मिला, जो नहीं मिला वो भी उन्हीं की इच्छा से नहीं मिला। अगर मुझे कुछ मिलना है तो मेरा कोई हितैषी वहां समिति में कहाँ से आ जाता पता नहीं। उत्तर प्रदेश का एक पुरस्कार जो मुझे मिला था 2.5 लाख का, कुछ इस तरह का, आज तक लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया किसने दिया, और मैं खुद पूछता हूँ कि भाई उस समिति में कौन था, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए ना मैं याचक बन के कहीं गया, ना मैंने किसी से मांगा, इसलिए किसी एक व्यक्ति के एहसान से दब जाऊं, ये मेरे लिए नहीं हुआ। पुरस्कार मिला, प्रसन्नता हुई। नहीं मिला, आरंभ में उसका बड़ा कष्ट होता था, धीरे धीरे आदमी उम्र के साथ उससे ऊपर उबर जाता है कि नहीं इतना से उसमें क्या है, अगर मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर साहित्य अकादमी मुझे आज मिल जाए तो जो मैं हूँ इससे कोई बहुत ऊंचा तो मैं नहीं हो जाऊंगा, बल्कि ये होगा कि मिलेगा तो हर आदमी मुझको ये कहेगा कि आपको ये 30 साल पहले मिलना चाहिए था, जैसे पद्मश्री के साथ हुआ। पद्मश्री मिला तो हर आदमी के ये तो आपको 20 साल पहले मिलनी चाहिए थी। मैंने कहा मिलना जो चाहिए था वो, मैं तो यही जानता हूँ कि कब मिला कब मिलना चाहिए था इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसमें भी हुआ, पद्मश्री में हुआ, दो नृत्यांगनाएं मुझे एक जगह मिली, बाकी भी और लोग हैं, लेकिन ये विशेष रूप से कि उन्होंने बड़ा सीधा प्रश्न मेरे मुंह पे मारा कि आपने किसको पकड़ लिया कि आपको ये मिल गया। तो क्या उत्तर दूं मैं उनको कि भाई मुझे तो सुबह सुबह फोन आया गृह मंत्रालय से कि भाई, मैंने उनसे पूछा भाई आप कौन हैं, क्यों इतनी सुबह फोन कर रहे हैं। तो उसने कहा भारत सरकार आपको पद्मश्री दे रही है। मैंने कहा आप हैं कौन। तो उसने बताया कि मैं ये जॉइंट सेक्रेटरी है, कुछ इस तरह का नाम वाम अपना बतलाया, और शाम तक वो टीवी पर आ चुका था। अब उसमें मैं क्या बतलाऊं किसी को कि मैंने किसको पकड़ा और किसने मेरा नाम किया, किसने आगे बढ़ाया, किसने दिलाया। हम तो जानते राम जी ने दिलाया। एक सवाल विनोद कुशवाहा जी का है। आजकल इतिहास को लेकर बहुत बहस हो रही है। इन्होंने बड़ा एक बुनियादी सवाल पूछा है कि क्या इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है? मेरा विचार है कि विवेकानंद की जो उक्ति मैंने आपके सामने रखी, जी। उसमें बहुत कुछ कह दिया। जो उन्होंने कहा वही मैंने भी कह दिया कि जो इतिहास आपको आपकी नजर में गिराने के लिए है,
जो ये बताने के लिए है कि आपका देश, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका धर्म, आपका साहित्य सब निकृष्ट है, उससे मुक्ति पाओ और अपना धर्म बदल के हमारे धर्म में आ जाओ, उस इतिहास को तो ग्रहण नहीं किया जाए तो ही अच्छा है। और जो वास्तविक इतिहास है, इन्हें कोई हम आज से पढ़ रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी सारी पुस्तकें सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं जलाई गई थी, इसलिए जलाई गई थी कि आपका ज्ञान उसके साथ जल जाए, आप ज्ञान आपको न मिले। और उस युग में, अंग्रेजों के समय में खास तौर पर, आप ये देखिए कि मधुसूदन, क्या नाम है उनका, जिन्होंने माइकल माइकल मधुसूदन माइकल दत्त। मधुसूदन दत्त जैसा कुलीन ब्राह्मण भी ईसाई हो गया ताकि उसको एक अंग्रेज महिला से विवाह की अनुमति मिले, ताकि वो शराब, गांजा वगैरह 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 बहुत सारे नशे करना चाहता था, वो कर सके और अपनी इस हीनता से उबर सके कि मैं हिंदू हूँ। तो ऐसे इतिहास का हमको क्या करना, जो हमको ये भावना हमारे मन में जगाता है। एक सवाल रविंद्र शर्मा जी ने पूछा है कि आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किस लेखक का पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव किस किस लेखक लेखक का का है? पड़ा जी? देखिए, ये कहना कठिन है कि किस लेखक का है, लेकिन हिंदी में अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबसे पहले तो प्रेमचंद, क्योंकि मैं कथाकार हूँ तो कथा तो जी प्रेमचंद से, कथावाचक और कोई उस तरह से नहीं। तो लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, और कहिए कि यशपाल, अज्ञे, बाद के निर्मल वर्मा, और आपके मेलांचल के क्या नाम है उनका, पति परी कथा, फणीश्वरनाथ रेणु, रेणु। रेणु, इन सबका प्रभाव में कहीं ना कहीं किसी का भाषा के रूप में, किसी का कथानक के निर्माण के रूप में, किसी का चरित्रों के रूप में, ऐसा कोई सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है कि मैं कहूँगी ये देखो यहाँ ये है, लेकिन इन सबको पढ़ा, और जिनको आप पढ़ते हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके मन पर पड़ता ही पड़ता है। कुछ आप त्याग देते हैं, कुछ आप अंगीकार कर लेते हैं, तो उन सबका प्रभाव है। किसी एक को अपना गुरु मान के मैं कभी नहीं चला। एक सर बड़ा प्रासंगिक सवाल मुझे लगा, वरुण गोयल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अब राम पर धर्म के अतिरिक्त विज्ञान की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से चर्चा हो रही है, इस स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं? किस किस प्रकार देखने का क्या मतलब हुआ? जो हो रहा है वो हो रहा है। और हर आदमी, देखिए, जो इतिहास का ज्ञाता है, मुझसे कई लोग पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूँ मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं कथाकार हूँ। मैं कथाकार हूँ, इसलिए मैंने कथा लिखी। आपको इतिहास को जानना है तो इतिहास, जो इतिहासज्ञ हैं, इतिहासकार हैं, इतिहास को जानते हैं, उनको बस चाहिए। वैसे ही जो धर्म को, धर्म के उसमें से, या जो विज्ञान में से जो ये खोजना चाहते हैं कि वही पुष्पक विमान कैसे बना था, तो वो जाने। मैं नहीं जानता, मैं तो कथाकार हूँ। कथा मेरे मन में जो आई, मैंने वो जो बनी वो मैंने लिख दी। आपसे सवाल लोग पूछते जा रहे हैं, लेकिन समय भी हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक एक सवाल अंत में ये सारे युवा लेखकों की तरफ से मोहम्मद रसिक का सवाल है कि समाज की सकारात्मक रचना करने में या समाज में परिवर्तन लाने में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती साहित्य तो होता ही इसलिए है कि आप जीवन में से जो कलुष है उसको निकाल सके, जीवन को सात्विक बना सके। जब हम शुरू करते हैं वाल्मीकि से, क्रौंच वध से, है? वहीं से ये हो जाता है कि लेखक या कवि, जो कुछ भी आप जिस विधा के भी हों, आप व्याध के साथ खड़े नहीं होंगे, आप खड़े होंगे उस क्रौंची के साथ, या उस क्रौंच के साथ जो मर गया बेचारा और उसकी पत्नी चिल्ला रही है। और वो लेखक जो बीच में आ गया अनुष्टुप छंद लेकर के, वाल्मीकि, वो सिवाय शब्दों के उसके पास और कुछ नहीं है शाप देने के लिए, तो उसने शाप दिया। तो लेखक भी वही कर सकता है, वो करता है।
जीवन को सात्विक बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। राक्षस आज भी हैं, व्याध आज भी हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं। और एक बात मैं अपनी फेवरेट बात ये कहता हूँ कि समाचार पत्र उठाइए, उसके शुरू के 4 पृष्ठ जो हैं वो राक्षसों के ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। तो आपको उनसे बचना है, अपने आप को उससे, उससे ये मानसिकता है। राक्षस का मतलब सींग और दांत नहीं है, ये मानसिकता है। आपको उससे बचाने के लिए साहित्य रचा जाता है, ताकि जीवन में रस भी हो और एक तरह की सात्विकता भी हो। तो अब समाज उसी से बदलेगा। देखिए, समाज को जिस दिन संस्कार लेने होते हैं, जिस युग की पुस्तक से लेने वो ले लेता है, लेकिन मैं आज लिखूं और आज ही वो संस्कार ग्रहण करे, ये आवश्यक नहीं है। शताब्दियों बाद भी, जैसे भभूति ने कहा कि कभी कोई मेरा समान धर्म पैदा होगा तो वो समझेगा कि मैंने क्या लिखा है। वैसे साहित्यकार अपना काम करता चलता है, समाज को जब जरूरत होती है निकाल लेता है उसको बुक शेल्फ में से। आपको कब लगा था कि आपके समान धर्म पैदा होने लगे हैं? जब आपने नए सिरे से, जब दीक्षा के बाद आपने नए तरह का लेखन की शुरुआत की, राम कथा, फिर महाभारत, फिर विवेकानंद, आपको ये एहसास कब होने लगा था कि समान धर्म पाठक आपके साथ जुड़ने लगे? नहीं, मुझे ये एहसास नहीं हुआ। मैं तो, मेरे समान धर्मा तो पाठक साथ ही साथ थे। पाठकों की कमी मुझे नहीं रही। और आलोचना के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि जो दिग्गज आलोचक थे वो अपनी विचारधारा के कारण मेरे विरोध में खड़े थे, लेकिन विश्वविद्यालयों में जो शोध होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय तक मेरे पास लगभग 250 लोगों की सूची है जो मुझ पर या तो पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं। किसी भी लेखक के जीवन में इतने लोगों के द्वारा शोध होना, मुझे लगता है कि एक तरह का हर्ष का विषय है। मुझे ये नहीं लगा कि मेरे समान धर्मा लोग नहीं है और मुझे समझ नहीं रहे। मैं जानता हूँ समझ रहे हैं, कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। कुछ पाठक तो, जब मैं कहता हूँ कि ये पाठक हैं, वो कहते हैं नहीं हम आपके पाठक नहीं हैं। हम कहते हैं मित्र हैं हमारे, तो बोले मित्र भी नहीं है। बोले तो क्या हो, तो बोले भक्त हैं आपके। इस सीमा तक लोग जाते हैं। और बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, समय आपके पास है नहीं कि नहीं, किस तरह समय से है। मैं पाठक। अभी मैंने देखा कि किसी ने आपसे कारा तोड़ो को लेकर सवाल नहीं पूछा। हिंदी क्या, मुझे लगता है भारत की किसी भी भाषा में, स्वयं बांग्ला में भी, विवेकानंद को लेकर श्रृंखला, उपन्यास श्रृंखला किसी ने नहीं लिखी। तो आप थोड़ा युवाओं को ये बताइए कि उनके जीवन में ऐसा, उनके कर्म में ऐसा क्या प्रेरक है, थोड़े से शब्दों में बताइए, जिससे कि आपको इतनी बड़ी श्रृंखला लिखने की आवश्यकता लगी और अभी भी वो श्रृंखला चल रही है। देखिए, विवेकानंद के विषय में जितना मैंने पढ़ा, उससे मुझे ये लगा कि उस व्यक्ति की, जिसको कहते हैं रूप का वर्णन, जी। जब अमेरिका में बोलता था तो हर अखबार लिखता था लाइक रोमन गॉड। उसका रूप आकार, उसकी भाषा, ही स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन वी डू। ये कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसने ये ना लिखा हो। उस व्यक्ति का चरित्र, कि भारत हो या अमेरिका हो, वेश्याओं को पैसे दे के भेजा गया कि इसका चरित्र हनन करो, और उसने हाथ जोड़ के कहा कि माँ, ये जीवन तो नष्ट कर ही लिया है, अगला जीवन क्यों नष्ट कर रही हो अपना। और वो लौट गई। जो उसकी विद्वत्ता है, जो उसका अध्ययन है, यानी ईसाई विद्वानों, पादरियों और क्या क्या जो उनके पद होते हैं, उन सब के बीच में बैठ करके वो उनको बता रहा है कि बाइबल, पहला बाइबल किस भाषा में लिखा गया, और उसमें किस, जब ये कहा गया वहां के पादरियों ने कहा डेट्रॉयट में कि स्वामी, रिपेंट, रिपेंट एंड हेवन इज अहेड। ये तुम्हारे लिए है कि तुम जो कुछ बता रहे हो लोगों को वो गलत है, उनको ठीक ठीक बतलाओ, रिपेंट, और तब आपका हेवन इज अहेड। तो उसने कहा कि नहीं, इसका अर्थ क्या है, कि मूल शब्द जो यहाँ पर, जो ग्रीक शब्द था, उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये है। रिपेंट का मतलब ये है कि आप अपने गो बियॉन्ड योर सेंसेस, अपने
इंद्रियातीत ज्ञान की तरफ जाओ तो स्वर्ग आपके भीतर है। ये उनको बतला रहा है, ये उसका ज्ञान है। और जो स्मरण शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है, दिन भर भाषण करना और रात भर यात्रा करना, ये सारा इतना कुछ, जो हमारे फिल्म एक्टर होते हैं ना, जो हीरो, उनके लिए एक आदमी के लिए 10 आदमी। अच्छा, संगीत इतना बढ़िया कि उसको किन्नर कंठ कहते थे उनके गुरु, कि 8 बजे गाना शुरू किया और 3 बज गए तबले वाले के, ये भागलपुर की घटना है कि तबला बंद हो गया क्योंकि अगले की उंगलियां पथरा गई थी। और तब लोगों को होश आया कि 8 बजे से लेकर 3 बज गए हैं, 7 घंटे से कोई हिला नहीं, कोई पेशाब करने नहीं गया। ये वो उसका संगीत था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगा कि इतने गुण जिस आदमी में हो, वो आपको मुग्ध नहीं करेगा क्या? जी, तो बिल्कुल मुग्ध करेगा। करेगा, तो करेगा तो फिर ठीक है, उसके विषय में जो कुछ अब लिखा वो उसकी प्रशंसा में लिखा। चलते चलते एक सवाल उमर चंद जायसवाल जी का आ गया, जिन्होंने निहारिका को लेकर पहले आपसे सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा है कि क्या आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे या लिख रहे हैं? आत्मकथा अपनी आप लिखना चाहेंगे? मेरी एक पुस्तक आई है, आत्म स्वीकृति। जी। आत्म स्वीकृति, मेरा ख्याल कि वो मेरी आत्मकथा ही है। मैंने उसको आत्मकथा न किया, आत्म स्वीकृति। मैंने उसमें ये भी स्वीकार किया है कि किस पुस्तक में कौन सा चरित्र मेरे परिवार का या मेरे मित्र का, या कौन, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मेरा परिवार है। क्षमा करना जीजी, कई लोगों ने पूछा कि ये आपकी बहन है, तो मैंने उसमें स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरी बहन है, और जिन लोगों का व्यवहार मैं बता रहा हूँ वो मेरे भाई हैं। तो वो आत्म स्वीकृति है अपने साहित्य के विभिन्न चरित्रों के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी। आप मेरे लेखक राजपाल एंड सन्स के पेज पर पाठकों के साथ मेरे लेखक मेरे सवाल में जुड़े, और उन सारे सुनने वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने न सिर्फ बहुत ध्यान से कोहली जी को सुना, बल्कि अपनी जिज्ञासाएं प्रकट कर कर यह बताया कि कितना विशाल, कितना विराट पाठक वर्ग कोहली जी का आज भी है। हम यही आशा करते हैं कि कोहली जी इसी तरह लिखते रहें और हमें हमें निरंतर प्रेरित करते रहें, हम सबको निरंतर प्रेरित करते रहें। कोहली जी का बहुत आभार, आप नमस्कार, सभी सुनने मेरी वालों ओर का से बहुत आभार, आभार। और राजपाल एंड सन्स का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया कोहली जी से जी, ये माध्यम बनने के लिए। अच्छा माध्यम है जो उन्होंने। अब प्रश्नों का तो ये है कि लेखक उत्तर देगा तो उसमें से भी प्रश्न पैदा होंगे, लोग और प्रश्न करेंगे। जी।